जहां कला से समृद्ध शिक्षा अनुगूंज 2021 समारोह होगा। आपको बता दें, सीएम शिवराज अनुगूंज 2021 का शुभारंभ करेंगे, जिसमें स्कूल शिक्षा विभाग ये पूरा कार्यक्रम का आयोजन करवा रहा है। नृत्य, संगीत और नाट्य समारोह होगा। शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में समारोह का आयोजन किया जाएगा। 12 और 13 मार्च को इसका आयोजन होगा। और आगे बढ़ते हैं। स्वीडन स्थित वी-डैम इंस्टीट्यूट की ताजा रिपोर्ट में भारत को इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की श्रेणी में रखा गया है और इस रिपोर्ट का हवाला देकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि भारत अब लोकतांत्रिक देश नहीं रहा। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा कि भारत अब लोकतांत्रिक देश नहीं रहा। वी डेमोक्रेसी यानी वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ से जारी रिपोर्ट के हवाले से कहा गया कि भारत अब उतना ही तानाशाही वाला देश बन चुका है जितना पाकिस्तान है। वहीं रिपोर्ट में भारत को बांग्लादेश से भी खराब बताया गया है। वहीं राहुल गांधी पर बीजेपी ने हमला बोला। बीजेपी नेता राकेश सिन्हा ने कहा कि पश्चिमी देशों की नव साम्राज्यवादी ताकतें भारत की उभरती हुई ताकत, प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता को हजम नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए भारत में एक एजेंट के तौर पर राहुल गांधी काम कर रहे हैं। दो गांधी में इस तरह का अंतर है। इससे समझा जा सकता है कि महात्मा गांधी, कैथरीन मेयो ने एक किताब मदर इंडिया लिखी थी, उसे गटर की रिपोर्ट बताया था। आज कनाडा की एक संस्था ने जो रिपोर्ट जारी की है उसको राहुल गांधी प्रतिष्ठा देने की कोशिश कर रहे हैं। ये रेखांकित करता है कि राहुल गांधी पश्चिम देशों की ताकतों के साथ मिलकर भारत की एकता, संप्रभुता की अवहेलना कर रहे हैं। राहुल गांधी के ट्वीट के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर पलटवार किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि 1975 में इंटरनेट होता और ट्विटर भी होता, राहुल जी आज हैं उतने ही समझदार होते। और 25 जून 1975 को राहुल जी ने ये ट्वीट किया होता, काश। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी चोट लगने की वजह से अस्पताल में भर्ती हैं और उन्होंने संकेत दिए हैं कि वे आने वाले कुछ दिनों में व्हील चेयर पर बैठकर चुनाव प्रचार कर सकती हैं। इधर ममता बनर्जी पर बुधवार को हुए कथित हमले के खिलाफ उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करेगी। तो इससे पहले टीएमसी नेता मामले की शिकायत करने चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि घटना के जरिए ममता की हत्या करने की साजिश रची गई थी। इसके बाद बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल भी चुनाव आयोग पहुंचा और चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। इस बीच ममता ने अस्पताल से ही अपने समर्थकों के लिए एक वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि कल के हमले में उन्हें काफी गंभीर चोटें आई हैं, जिसमें हाथ पैर में काफी दर्द हो रहा है। वो 2-3 दिन में बाहर आएंगी। उन्होंने पार्टी के समर्थकों से शांत रहने की अपील की है। आगे बढ़ेंगे। नगरीय निकाय चुनाव से पहले शहरी वोटर्स को लुभाने के लिए शिवराज सरकार ने प्लान तैयार किया है और इसे अमलीजामा 12 तारीख यानी शुक्रवार यानी आज से पहनाया जाएगा। मिशन नगरोदय के नाम से सरकार एक बड़ा कार्यक्रम कर रही है। इस कार्यक्रम के जरिए 809 करोड़ की अमृत योजना, स्मार्ट सिटी और विकास कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास होगा। जबकि सड़कों के लिए 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वहीं पूरी तैयारी को निकाय चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। मिशन नगरोदय के जरिए कुल 3300 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा हितग्राही मूलक योजनाओं के लिए की शुरुआत होगी। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में मुख्य कार्यक्रम होगा, जबकि 407 नगरीय निकायों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम होगा। जिलों के कार्यक्रम में मंत्री, सांसद और विधायक शामिल होंगे। वहीं महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भिंड के सीएम शिवराज सिंह चौहान रावतपुरा धाम पहुंचे, जहां सीएम ने 85 फीट की भगवान शंकर की मूर्ति का अनावरण किया। इस दौरान उनके साथ सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पत्नी साधना सिंह और वीडी शर्मा के साथ भगवान शिवजी और माता पार्वती की पूजा अर्चना की। बता दें कि करीब 15 मिनट पूजा अर्चना के बाद मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी साधना सिंह, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने शिव जी का दूध और जल से अभिषेक किया। सीएम शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं भी दी।
सीएम ने कहा कि भगवान से कामना है कि कोरोना जैसी बीमारी जल्द खत्म हो। साथ ही उन्होंने रावतपुरा धाम को पर्यटक नगरी के रूप में विकसित करने की बात कही है। आज शिवरात्रि के पर्व पर एक बहुत ही शुभ दिन पर शुभ कार्य रावतपुरा सरकार महाराज के द्वारा किया गया। भोलेनाथ जी की 85 फुट की मूर्ति का अनावरण किया गया और ये एक पूरा धर्म का केंद्र अब बन चुका है। सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। रावतपुरा धाम में भगवान भोले शंकर की विशाल प्रतिमा आज बनी है। विशाल प्रतिमा आज बनी है और मुझे सौभाग्य मिला कि यहाँ उनके दर्शन करने आ पाया। महाराज जी को मैं प्रणाम करता हूँ। रावतपुरा धाम एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जहाँ सभी देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। महाशिवरात्रि की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने लव जिहाद को लेकर कहा कि ये कानून समय की जरूरत थी। मिलिंद परांडे ने ईसाई मिशनरी पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि ईसाई मिशनरी प्रलोभन देकर वनवासियों का धर्मांतरण करा रही है, जो बिल्कुल गलत है। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री से बात की हमारे विशेष संवाददाता जुगल किशोर शर्मा ने। हमसे बात करने के लिए विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद जी हमारे साथ हैं। मिलिंद जी, मध्य प्रदेश में अभी धर्म स्वातंत्र विधेयक पेश किया गया है और बताया जा रहा है कि बच्चियों के लिए, हिंदू बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए एक तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी था। क्या मानते हैं आप? मुझे लगता है मध्य प्रदेश सरकार ने ये जो धर्म स्वातंत्र विधेयक लाया है, ये मुख्य रूप से जिससे लव जिहाद जैसी घटनाओं के ऊपर जो ईसाई मिशनरियों द्वारा झूठ फरेब सब प्रलोभन देकर भोले भाले हिंदुओं को धर्मांतरित करने के जो सारे षड्यंत्र थे, उसके ऊपर नकेल कसी जाएगी। और इसलिए मध्य प्रदेश के सरकार को मैं अभिनंदन करता हूँ यह कार्य करने के लिए। और विश्व हिंदू परिषद क्योंकि यह मानता ही है कि मतांतरण या धर्मांतरण ऐसे जो सारे विषय हैं, यह एक तरीके का वायलेंस है, हिंसा है एक प्रकार की, इसको रोकना ही चाहिए। ये असंवैधानिक है, गैरकानूनी है, समाज में अशांति फैलाने वाला है, समाज को अपने सांस्कृतिक धरातल से उखाड़ फेंकने वाला है और इसलिए इसका विरोध करना बहुत आवश्यक है। हम लोग अभी तक करते ही आए थे। अभी इस कानून का आधार लेकर और भी कार्य मुझे लगता है सारे लोग कर सकेंगे, हम भी उसमें यह कार्य करेंगे। लंबे समय से इस धर्म स्वतंत्र विधेयक की जरूरत को समझा जा रहा था और इसके अलावा कुछ ईसाई मिशनरीज की सूची भी सौंपी गई है, कुछ लोगों की जो आदिवासियों को, वनवासियों को प्रलोभन देकर उनका धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। सरकार से आग्रह किया गया है कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। कैमरामैन आशीष खरे के साथ जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। मध्य प्रदेश में संसद की तर्ज पर माननीयों के शब्दों पर आचार संहिता लगाने की बात हो रही है। विधानसभा स्पीकर ने अमर्यादित शब्दों को सूचीबद्ध करने को कहा है। इस पर माननीयों का क्या कहना है, आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा सदस्यों को लोकसभा की तर्ज पर संसदीय मर्यादा का पाठ पढ़ाया जाएगा। स्पीकर गिरीश गौतम के मुताबिक हिंदी, अंग्रेजी और प्रदेश की स्थानीय बोलचाल की भाषा में जिन अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें असंसदीय मानकर सदन की कार्यवाही में इस्तेमाल करने पर रोक रहेगी। इसके लिए विधानसभा सचिवालय पूरी जानकारी जुटाकर विधायकों को एक सूची मुहैया कराएगा। लोकसभा सचिवालय से एक पुस्तिका भी मंगाई गई है, जिसमें से उन शब्दों को पुस्तिका में शामिल किया जाएगा जिनका इस्तेमाल सदस्यों को नहीं करना है। ऐसे शब्दों पर भी रोक लगाई जाएगी जो बार बार विलोपित किए जाते हैं। और संसद के भीतर मर्यादित संसदीय होना चाहिए, जिससे जैसे कई बार देखिए शब्दों का जो चयन हमारा विधायक करता है, हमको उसको विलोपित करने का आदेश करना पड़ता है और उससे परिणाम ये निकलता है कि कई बार उसकी कही हुई लाइन या कही हुई बात उस शब्द के कारण पूरी तरह से विलोपित हो जाती, क्योंकि विलोपन में आ जाता है। उन शब्दों को भी उसमें नहीं तो उसको जोड़ करके ऐसा करके कोई सूची बनाएंगे और विधायकों से कहेंगे कि इन शब्दों का उपयोग न करें। इसके लिए विधायकों का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी होगा, जिसमें सदन के वरिष्ठ विधायक संसदीय मर्यादाओं का पाठ पढ़ाएंगे। विधायकों को इस बात की जानकारी दी जाएगी कि सदन के अंदर कौन से शब्द और जुमलों का इस्तेमाल नहीं करना है। संयमित तो होंगे लोग, ऐसा नहीं है। उनको ऐसा लगेगा कि हमारा बार बार विलोपन हो रहा है, तो उनको भी प्रयास करना पड़ेगा कि नहीं ऐसे शब्द का प्रयोग करें जिससे
हमको नहीं हटना पड़े, हमारी लाइन नहीं हटे, हमारी बात आ जाए उसमें। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जब हम प्रशिक्षण शुरू करेंगे विधायकों का, उसमें वो पुस्तिका तब तक हमारी बन चुकी होगी और उनके बीच वो डालेंगे कि इन शब्दों का उपयोग नहीं करें। इस सुधार की कवायद का कुछ विधायकों ने स्वागत किया है तो कुछ ने कहा है कि इसकी जरूरत नहीं है। विधायक ये भी मानने को तैयार नहीं है कि सदन में अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल होता है। नहीं, ये बात गलत है कि मर्यादा कोई नहीं लांघता। ये संसद है, ये एक मंदिर है और हम लोग मंदिर में बैठते हैं, जनता हम लोगों को वहाँ तक भेजती है। ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं ये चीज़ें नहीं होती हैं और थोड़ा बहुत तो हंसी मजाक चलता रहता है जो है, और यहाँ कोई कुछ नहीं है। और बहुत अच्छी से संसद चल रही है। सारे के सारे लोग जो चुन के जनता से जाते हैं, 2.5 लाख के बीच में जो जनता चुन के पहुँचाती है विधानसभा में, वो योग्य व्यक्ति होगा जो वहाँ पहुँचेगा। तो मैं समझता हूँ इसको लाने की जरूरत नहीं होना चाहिए। इस पहल के अलावा अपने पहले सत्र से ही विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम नवाचार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 15 मार्च के दिन नए विधायकों को आसंदी ने पूरा संरक्षण देने का ऐलान किया है, यानी उन्हें सदन में बोलने और सवाल पूछने का पूरा मौका दिया जाएगा। संसदीय मर्यादा ही नहीं, स्पीकर ने पदभार ग्रहण करने के बाद विधानसभा सचिवालय का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों और कर्मचारियों की समस्याएं सुनी। निचले दर्जे के कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण भी किया। इससे संकेत साफ है, आने वाले दिनों में सदन को लेकर कुछ और नए प्रयोग सामने आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। रहे आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने महिलाओं से ट्रैक्टर खिंचवाए। इसके विरोध में राजधानी भोपाल में बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया। घेराव की सूचना मिलते ही पुलिस ने कांग्रेस कार्यालय के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि आखिरकार कब तक कांग्रेस के नेता महिला का अपमान करते रहेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले को संज्ञान में लिया है। हरियाणा में कांग्रेस नेता द्वारा महिलाओं से ट्रैक्टर खिंचवाने के मामले में बीजेपी ने मध्य प्रदेश पीसीसी कार्यालय का घेराव किया है। कांग्रेस का यह आरोप है कि कांग्रेस एक तरह से महिलाओं का अपमान करती है और लगातार इस तरह की टिप्पणी महिलाओं के खिलाफ होती है और यही कारण है कि बीजेपी महिला मोर्चा और बीजेपी जिला अध्यक्ष ने कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया है। जैसा आप देख सकते हैं कि भारी पुलिस बल यहाँ तैनात किया गया है और महिलाएं यहाँ पहुंची हैं और इनका आरोप है कि महिलाओं का अपमान लगातार कांग्रेस कर रही है। हम बात करने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महिला मोर्चा जिंदाबाद, महिला मोर्चा जिंदाबाद। फूल नहीं चिंगारी है। आज छिंदवाड़ा में बीजेपी महिला मोर्चा ने कांग्रेस कार्यालय के सामने हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पुतला फूंका। इसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गए। कांग्रेस ने भी अब बीजेपी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया। वहीं कांग्रेस भवन के सामने धरने पर बैठ गए। कांग्रेस जिला अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि उसकी शह पर ही कांग्रेस भवन के सामने पुतला दहन किया गया। अगर प्रशासन ने इसे लेकर बीजेपी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, इन्होंने महिला विधायक है उनसे ट्रैक्टर में धक्का लगवाया। यह कांग्रेस की नीति है जो महिलाओं का अपमान करती है। हम कांग्रेस का विरोध करते हैं, इसलिए हमने आज पुतला दहन किया है। प्रशासन से कहना चाहता हूँ, प्रशासन के संरक्षण में सब हुआ। मैं आने वाले भविष्य में अभी आज सबसे कहना चाहूँगा प्रशासन से, यदि आपने उन मोर्चे पे कार्रवाई नहीं करी तो हम लोग धरने पर यहीं बैठे रहेंगे। अगला कार्यक्रम हमारा बीजेपी कार्यालय के सामने होगा। प्रशासन सुन ले इस बात को, जवाब दो। और इधर देवास में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। छुट्टी का दिन होने की वजह से कांग्रेस दफ्तर बंद था। बीजेपी कार्यकर्ता दफ्तर के सामने पहुंचे और रघुपति राघव राजाराम का भजन गाया और कांग्रेस को सद्बुद्धि देने की मांग की। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को निष्कासित करने की भी मांग की गई। बीजेपी के इस प्रदर्शन को कांग्रेस ने नौटंकी करार दिया। जिला अध्यक्ष मनोज राजानी ने बीजेपी को चैलेंज किया कि वो शुक्रवार को सुबह 11 बजे दफ्तर आकर दिखाएं। वो बीजेपी कार्यकर्ताओं को वहीं मिलेंगे। छुट्टी के दिन प्रदर्शन से क्या होता है? हरियाणा में घटना घटित हुई जिसमें कांग्रेस के प्रदर्शन में
बैलगाड़ी जोतते हुए महिलाएं को बताया गया है, ट्रैक्टर को धक्का देते हुए महिलाओं को बताया गया है। उसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस कार्यालय के सामने आके प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया है और इस प्रदर्शन के माध्यम से हम आज कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को चेतावनी देना चाहते हैं कि आप जिस प्रकार से महिलाओं के अपमान को लेकर कल हरियाणा में प्रदर्शन कर रहे, आपने जो प्रदर्शन किया है वो निश्चित रूप से महिलाओं का अपमान है और इस देश में मातृशक्ति का अपमान भारतीय जनता पार्टी कभी सहन नहीं करेगी। हरियाणा में सरकार। वहीं खबर अहमदाबाद से, जहां आज से आजादी का अमृत महोत्सव शुरू होगा। आपको बता दें, नमक सत्याग्रह के 91 साल पूरे होने पर इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। साबरमती आश्रम से पीएम मोदी इसकी शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी दांडी मार्च को हरी झंडी दिखाएंगे। 81 लोग 386 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। तो 91 साल हो गए हैं नमक सत्याग्रह को और इसी के चलते आज पीएम मोदी दांडी मार्च को हरी झंडी दिखाएंगे। और दिल्ली की ओर रुख करते हैं। क्वाड देशों की मीटिंग है आज। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच बैठक होगी। तो बैठक में चीन समेत कई रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हो सकते हैं। – 2018 के विधानसभा चुनाव में यदि विंध्य क्षेत्र कांग्रेस का साथ दे देता तो आज एमपी की सियासत की तस्वीर कुछ अलग ही होती। राजनीति के जानकार के साथ राजनीतिक दल भी ऐसा कहते हैं। बीजेपी के गढ़ में तब्दील हो चुके विंध्य क्षेत्र में 2018 में कांग्रेस की हार के पीछे कई सारी वजह रही। उनमें से एक नेताओं की आपसी गुटबाजी भी मानी जा सकती है। ऐसे में अब निकाय चुनाव और करीब 2 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता एकजुट होते नजर आ रहे हैं। गुरुवार को रीवा के इस मंच पर विंध्य के हर छोटे और बड़े नेता का चेहरा नजर आया। मौका था पूर्व विधायक सुंदरलाल तिवारी की दूसरी पुण्यतिथि का, जिसे कांग्रेस ने किसान स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान मंच पर मौजूद नेताओं ने किसान कानूनों का जिक्र तो किया ही, अलग विंध्य प्रदेश की मांग को भी मजबूती से उठाया। इस सम्मेलन के माध्यम से विंध्य प्रदेश के पुनर्निर्माण, पुनः बनाए जाने की बात तो मैं अवश्य रखूंगा। मौका मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा, क्योंकि दादा भी चाहते और विंध्य प्रदेश की मैं समझता हूं समस्त जनता चाहती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में रहकर विंध्य प्रदेश के साथ जो न्याय होना चाहिए था वो न्याय नहीं हो रहा। इतने प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर, टैक्स का बहुत बड़ा हिस्सा हमारा विंध्य प्रदेश के पुराने इलाकों से, जो 8 पुराने जिले थे, रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, दतिया, बहुत बड़ी राशि जाती है। लेकिन जनता के ऊपर, विकास के ऊपर खर्च के नाम पर उतनी समानुपातिक राशि नहीं है। मैं इस मंच के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूं कि मेरी इस मुद्दे को लेकर के सहानुभूति है और जहां तक भी मेरा बस चलेगा, मैं विंध्य प्रदेश की बात करता रहूंगा। दरअसल इस आयोजन का मकसद विंध्य के कांग्रेस नेताओं को एकजुट करना भी था। साल 2003 के चुनाव से विंध्य में कांग्रेस अपना जनाधार खोती जा रही है। मौजूदा स्थिति देखें तो विंध्य की 30 सीटों में से 24 सीटें बीजेपी के खाते में हैं और कांग्रेस के पास केवल 6 सीटें हैं, जबकि 2013 के चुनाव में कांग्रेस के पास 10 सीटें थी। ऐसे में कहीं न कहीं नेताओं को लग रहा है कि अब एकजुट नहीं हुए तो फिर विंध्य में पकड़ बनाना मुश्किल होगा। शायद इसीलिए नेताओं ने मंच से कहा कि एकजुट होने के साथ साथ एक क्रांति की जरूरत है। जब तक हम गांव-गांव नहीं जाएंगे, शहरों में बांट नहीं जाएंगे, तब तक मजबूती नहीं आएगी और इसके लिए हम सबको एक होकर लड़ना पड़ेगा। जब हम मिल के एक साथ एकजुटता के साथ लड़ेंगे और आपस में अगर बट गए तो फिर हमारी ताकत कमजोर होगी। हम इतना ही कहेंगे। आप सबसे हमारा यही निवेदन है, परिवार के सभी सदस्यों से हमारा निवेदन है कि आप संगठित होइए और अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़िए, पर सबको साथ में लेके चलिए। एक क्रांति की जरूरत है और मैं आपसे पूछना चाहता हूं
इस क्रांति को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? साथियों, रीवा के हक की लड़ाई लड़नी चाहिए कि नहीं लड़नी चाहिए? विंध्य में कांग्रेस की राजनीति लंबे समय तक श्रीनिवास तिवारी और अर्जुन सिंह, इन दो नेताओं के चेहरों के इर्द गिर्द घूमती रही। इन दोनों ही नेताओं की अगली पीढ़ी विंध्य की राजनीति में सक्रिय है। ऐसे में युवा नेता आपस में सामंजस्य बनाने में जुटे हैं। बीजेपी में चल रही अलग विंध्य प्रदेश की मांग, पद लेने की होड़ के बीच विंध्य की सियासत इस समय एक अलग दौर से गुजर रही है और हर पार्टी अपने तरीके से विंध्य की राजनीति में जगह बनाने में जुटी है। नेताओं को एकजुट कर कांग्रेस की भी यही कोशिश है कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। अंचल शुक्ला, बंसल न्यूज, रीवा। और आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला है। भोपाल समेत कई जिलों में बारिश हो रही है। ग्वालियर, चंबल, रीवा, जबलपुर और सागर में हल्की बारिश की संभावना भी है। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट होगी। तो हल्की बारिश हो रही है। वहीं ग्वालियर समेत कई क्षेत्रों में बारिश की संभावना भी है। बारिश की वजह से तापमान में भी गिरावट आएगी। तो मौसम का मिजाज बदला है। वहीं खबर नागौद से, जहां हाई टेंशन लाइन के टावर पर आधा दर्जन किसान चढ़ गए। आपको बता दें, प्रशासन ने 5 किसानों को नीचे उतारा, वहीं 2 बात तक लटके रहे। आपको बता दें, खेत में टावर लगाने के बाद मुआवजा न मिलने से किसान नाराज थे, जिसके चलते वो टावर पर ही चढ़ गए। वहीं पावर ग्रिड कंपनी ने किसानों के खेतों में ये टावर लगाए थे और टावर पर चढ़ने से पहले सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुआ। ये वीडियो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। किसान टावर पर चढ़ गए और मुआवजा ना मिलने से नाराज थे। हालांकि समझाइश दी गई उन्हें, जिसके बाद मामला शांत हो सका। पावर की जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के आधार पर मैं भागीरथी उर्फ विद्याधर दुबे, कृषक, ग्राम पंचायत पिथौराबाद, पावर ग्रिड की मनमानी को देखते हुए परेशान होकर कई बार धरना प्रदर्शन कर, कई बार कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देकर परेशान हो चुका हूँ। मेरे खेत में, मेरी आराजी में पावर ग्रिड द्वारा टावर का खंभा गाड़ा गया है। आज तक 10 साल हो गए, मुझे कोई मुआवजा नहीं दिया गया। न आज तक मेरे को कभी कोई सूचित पावर ग्रिड द्वारा कोई सूचना दी गई कि आपके खेत में काम चल रहा है। आए दिन मेरे खेत से फसलों का नुकसान किया जा रहा है। आज मैं इस फैसले को ले चुका हूँ कि मैं अपने खेत में ही टावर पे चढ़ के आत्मदाह कर लूँगा और यदि मुझे उचित मुआवजा न दिया गया तो मैं यहीं से कूदकर अपनी जान दे दूँगा। और भारत और इंग्लैंड के बीच आज पहला T20 मैच होगा। शाम 7 बजे अहमदाबाद में मैच का आयोजन किया जाएगा। दोनों टीमों के बीच खेले जाएंगे T20 के 5 मैच। T20 में अक्षर पटेल और भुवनेश्वर कुमार की वापसी हो सकती है।